नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं और जैसा कि हम तकरीबन रोज़ ही करते हैं, आज भी इनसे देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करेंगे, एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर अभी तक आप नई परख के साथ नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। अभय सर नमस्कार। मैं आज कुछ ऐसे मसलों पर आपकी राय जानना चाहूँगा जो कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब की दुनिया पर और मैंने आज नोटिस किया कि कुछ हद तक जिन्हें हम सरकारी चैनल या गोदी मीडिया के चैनल कहते हैं, उन पर भी काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यह कहा जा रहा है कि मायावती एक खामोशी अख्तियार किए हुए हैं और हो सकता है कि आने वाले 1 सप्ताह के भीतर कुछ ऐसी खबरें आएँ जो कि सबको अचंभे में डाल दें। वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएँ। कुछ खबरें यहाँ तक की भी हैं कि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकती हैं इंडिया अलायंस की तरफ से। इन कयासबाजियों को हम कैसे समझें? क्या ये देश की राजनीति में काफ़ी उलट-फेर करने वाला फैसला हो सकता है मायावती का? या हो भी सकता है या नहीं, इस पर भी आपकी टिप्पणी? कमल, जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं उसकी चर्चा सबसे पहली बार मुझसे वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मित्र संतोष भारती ने की थी। मैं उनके यूट्यूब प्लेटफॉर्म लाउड इंडिया पर हर सप्ताह एक उनके साथ चर्चा करता हूं और हम लोगों की चर्चा अलग तरह की कुछ होती है, जिसमें जरूरी नहीं कि हम रोजमर्रा की जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसी के ऊपर बातचीत करें। संतोष जी के मन में आमतौर पर राष्ट्र की और जनता की प्रमुख समस्याओं से जुड़े हुए सवाल होते हैं, जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन उन्होंने पिछली बार चर्चा करते हुए मुझसे ही कहा कि मायावती को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर सहमत हो गए हैं और मायावती भी इसके लिए राजी हो गई हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर चुनाव लड़ना उन्होंने मान लिया है। 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इस घोषणा में केवल अभी 2 बाधाएं हैं। पहली तो ये कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से इस पर राजी नहीं है और अरविंद केजरीवाल इसके ऊपर पूरी तरीके से राजी नहीं है। तो मैंने इसके जवाब में उनसे कहा था कि मैंने कहा ये मेरा अगर बहुत बड़ा है। इस चीज को मैं अगर कह रहा हूं, इसको रेखांकित कर रहा हूं, उसको बहुत बड़े आकार में लिख रहा हूं। मेरा जो अगर है, अगर मायावती राजी हो जाती हैं और कांग्रेस भी राजी हो जाती है और अखिलेश भी राजी हो जाते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी बहुत देर तक इसके खिलाफ रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत देर तक अरविंद केजरीवाल इसके खिलाफ रहेंगे, क्योंकि दोनों नेता इसका लाभ समझेंगे। क्योंकि मायावती प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनने के लिए अगर तैयार हो जाती हैं, अगर कांग्रेस भी तैयार हो जाती है, अखिलेश भी तैयार हो जाते हैं और इंडिया गठबंधन का ज्यादातर हिस्सा इसमें तैयार हो जाता है, तो निश्चित रूप से 2024 का जो चुनावी खेल है लोकसभा का, वो काफी हद तक बदल जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इससे हार जाएगी या नरेंद्र मोदी पीछे चले जाएंगे, लेकिन जो चुनौती अभी काफी कमजोर लग रही है, वो चुनौती बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। अभी तो केवल यही लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ यादव वोट एकजुट होंगे, अल्पसंख्यक वोटों के बीच का भ्रम खत्म होगा। फिर उसके बाद में दलित वोटों के बीच का भी भ्रम खत्म हो सकता है और जो महादलित समुदाय हैं, वो समुदाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ काफी झुके हुए होते हैं, वो भी अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के बारे में सोचेंगे। और जब ऐसा होता है तो एक हवा बनती है। सबसे बड़ी बात ये है, ये केवल इसका सवाल नहीं है कि इसमें जाट और वोट जुड़ जाएंगे यादव वोटों से, जाट और यादव मिलकर मुसलमान वोटों से जुड़ जाएंगे और एक बहुत बड़ा सोशल ब्लॉक बन जाएगा भाजपा के खिलाफ ध्रुवीकरण का। केवल बात ये नहीं है, बात ये है कि इससे एक हवा बनेगी, एक ऐसी हवा बनेगी जिससे लोगों को ये सोचने का मौका मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक ध्रुव खड़ा हुआ है और जितना भी गैर भाजपा वोट है उस ध्रुव के ऊपर जाएगा। फिर उसके लिए रास्ता खुल जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं के खिलाफ सोच सके, नरेंद्र मोदी की संभावनाओं के खिलाफ सोच सके। जो टीना फैक्टर काम करता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, वो टीना फैक्टर रहेगा लेकिन बहुत कमजोर हो जाएगा टीना फैक्टर। क्योंकि इसके साथ में बहुत तरह तरह की इसके इर्द गिर्द बहुत सारी प्रधुनियां होंगी, बहुत सारी अनुगूंजें होंगी इसके इर्द गिर्द, और फिर उससे एक नई बात बनेगी और नई बात निकलेगी।
लेकिन फिर भी अभी भी मैं मानता हूं धीरे धीरे इसकी चर्चा जोर पकड़ रही है, आप ठीक कह रहे हैं, और लोग निजी बातचीत में भी इसकी बात करने लगे हैं, और टीवी चैनलों पर भी बात हो रही है इनकी। लेकिन अभी बहुत इसकी चर्चा कमजोर है। मैं समझता हूं अभी भी लोग काफी हिचक के साथ ये बातचीत कर रहे हैं, और स्वाभाविक भी है। जब तक बहुत स्पष्ट रूप से कोई चीजें निकल कर आती हुई ना दिखाई दें, तब तक लोग हिचक के साथ ही इसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखिए, मायावती और अखिलेश और कांग्रेस का, ममता बनर्जी का, अरविंद केजरीवाल का और द्रमुक का, इन सब पार्टियों का आपस में, और जहां वामपंथी दल है वहां वामपंथी दलों का, इन सबके आपस में जुड़ जाने का मतलब कुछ और ही बन जाएगा। इसमें जो लोग अभी इंडिया गठबंधन की क्षमताओं को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, वो लोग भी नए तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। मतलब खेल कुछ का कुछ हो जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कई जगह अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा की है उस पर पुनर्विचार भी कर सकती है, और वो अपने टिकटों को बदल भी सकती है। प्रश्न ये है, क्या ऐसा होगा? क्या मायावती, कांग्रेस, सोनिया गांधी इस बात की घोषणा करेंगी, और करेंगी तो कब करेंगी? जहां तक संतोष जी का सवाल है, उनका तो मानना था कि 9 तारीख को वो घोषणा कर देंगे। 9 तारीख तो कल है जी। एक चीज़ ज़रूर है कि जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, आप ऐसे लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जानते होंगे। मैंने नोटिस किया है कि वो इस बात से बहुत खुश नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव में अकेले जा रही है। उन्हें जी जी। लगता है कि बहुत ही खतरनाक फैसला है, अच्छा फैसला नहीं है, और उनके हम्म, भीतर भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक राजनीतिक असंतोष दिखता है। तो क्या हम्म। यह दबाव भी मायावती पर एक कारगर दबाव साबित हो रहा है? कह मुझे सकते नहीं हैं? लगता कि मायावती इतनी अनुभवहीन और इतनी नौसिखिया नेता हैं कि उनके ऊपर, या कोई ऐसी नेता है जिनके ऊपर कोई दबाव काम कर सके। मायावती तो खुद ही इस बात को समझती होंगी कि अगर वो इस लोकसभा चुनाव में अकेली जाएंगी, तो वो उनकी राजनीति पर खुद उनके द्वारा ही किया गया मरणांतक प्रहार होगा। इसका उनकी राजनीति के लिए बहुत नुकसान होगा। वो विधानसभा चुनाव में अकेली गई थी। मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव मेरी उनकी राजनीति का सबसे निचला बिंदु बन गया था, और अब लोकसभा चुनाव में फिर जाएंगी तो लगातार दूसरी बार उनके साथ ऐसा होने वाला है, और फिर उनके खात्मे की शुरुआत हो जाएगी। इसे बिगिनिंग ऑफ द एंड कहते हैं। वो दोबारा उभरना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए यही मौका है कि वो हस्तक्षेप करें, और वो हस्तक्षेप केवल गठजोड़ में जाके ही हो सकता है। अकेले अगर वो जाएंगी तो भले ही सुधा पाई अखबार में उनके पक्ष में एक लेख लिख दें अंग्रेजी में, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सुधा पाई के लिखे हुए लेख से वो चुनाव नहीं जीत सकती। अगर उन्हें वास्तव में अपनी राजनीति को दोबारा उसका झंडा गाड़ना है अपनी राजनीति का, तो उन्हें लोकसभा चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में वो अकेली गई थी, कोई बात नहीं, वो तो खैर अलग बात है। विधानसभा के चुनाव एक अलग प्रस्ताव है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो उनको एक गठजोड़ में जाना ही चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है, तो उन्हें गठजोड़ करने में भी आसानी होगी। प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव और सीटों का तालमेल, ये दोनों एक पैकेज डील की तरह उनके सामने अगर रखे जाएंगे या रखे गए होंगे, मैं नहीं जानता हूं कुछ भी, तब फिर उन्हें ज्यादा आसानी होगी अपने फैसले को बदलने में। देखिए क्या होता है, क्योंकि ये चर्चाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन मायावती की तरफ से इनके ऊपर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ, मैं फिर कह रहा हूं, अगर बहुत बड़ा है, और मैं इसकी बहुत कम संभावनाएं मानता हूं, ये अगर बहुत बड़ा है, परसों संतोष जी से मेरी फिर चर्चा होगी, तब फिर से उनसे, अगर कल घोषणा नहीं होती है तो फिर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है जी। लेकिन यह ज़रूर है कि इस तरह की घोषणा का प्रभाव सिर्फ़ उत्तर प्रदेश तक नहीं रहेगा। देश के अन्य राज्यों पर भी इसका नहीं, असर अगर पड़ेगा। भाई हम केवल उत्तर, ये घोषणा तो केवल उत्तर प्रदेश में तालमेल के बारे में नहीं है। तालमेल तो इसका एक हिस्सा है। ये घोषणा तो प्रधानमंत्री के विपक्ष के संयुक्त विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर मैदान में उतारे जाने की बात है। इसका तो पूरे देश पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मायावती को सब लोग मान लेते हैं, तो दिल्ली में दलित वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पक्ष में ध्रुवीकृत हो जाएगा। पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर ये दलित वोट जो है वो कांग्रेस को भी, जहां कांग्रेस का उम्मीदवार तगड़ा होगा उसको मिलेगा, जहां आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार मजबूत होगा वहां उसको बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा।
दक्षिण भारत पे भी इसका असर होगा। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दूसरी जगहों जब मायावती की पार्टी चुनाव लड़ती रही है और कुछ वोट भी प्राप्त होती रही है, वहां भी होगा। अभी मायावती ने तेलंगाना में ही शायद किसके साथ तेलंगाना में शायद चंद्रशेखर राव के साथ समझौता किया है, जहां तक मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं। है तो हर जगह इसका असर पड़ेगा। उड़ीसा में उड़ीसा जिसे आप कहते हैं, वहाँ से खबर ये आ रही है कि और इंडियन एक्सप्रेस में भी ये खबर आई, बाकी जगहों पर भी, कि बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन होने वाला है। लोकसभा में ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, विधानसभा में बीजू जनता दल। लोग इस पर आश्चर्य जता रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल और विपक्षी दल एक साथ मिल जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे काफ़ी दबाव है बीजू जनता दल पर। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? नहीं, ये घटनाक्रम ये खबर आपकी बिल्कुल सही है। अभी तक तो यही लग रहा है कि दोनों के बीच में जो तालमेल है, समझौता है, उसकी घोषणा होने ही वाली है। और साथ में दबी जुबान से ये भी चर्चा है कि जो नवीन पटनायक हैं, नवीन पटनायक के जो एक मुख्य सहयोगी हैं, जिन्होंने ये सौदा करवाया है भारतीय जनता पार्टी, जिनकी प्रमुख भूमिका है? उनका और एक तरह से बीजू जनता दल का हाथ जो है वो कहीं दबा हुआ है और उसके दबाव में ये समझौता हो रहा है। तो एक तो ये पहलू है इसको देखने का। तो ज़ाहिर है पहली नज़र में ही लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है। बहरहाल जो भी हो, इसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से देखें, तो भाजपा और बीजू जनता दोनों के लिए ये फायदे का सौदा है। भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में पिछली बार 8 सीटें जीती थी। अगर भाजपा अकेले चुनाव लड़ती तो इस बार उन्हें 8 सीटें नहीं मिलती। जो उड़ीसा की राजनीति के जानकार लोग हैं, उनका मानना ये है कि भाजपा 3 या 4, कम से कम 4 सीटों का नुकसान तो भाजपा को होता ही होता। और वो इससे नवीन पटनायक को ये आश्वासन मिल जाएगा कि विधानसभा चुनाव में उड़ीसा की प्रदेश की राजनीति में, विधानसभा की राजनीति में उनका जो प्रभुत्व है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। वहां भी एक तरह से दोस्ताना तरीके से पूरा चुनाव लड़ लिया जाएगा। तो ये इस तरह की। अब इसमें है क्या कि अब उनका अगर इन दोनों में गठजोड़ होता है तो फिर कांग्रेस उनके खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी हो गई। तो कांग्रेस जब अगर मुख्य प्रतिद्वंदी हो जाती है तो जितना भी बीजेडी विरोधी वोट है और भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट है, वो सब कांग्रेस के ध्रुव पर एकत्रित होगा। तो कांग्रेस जितने भी एंटी इनकम्बेंसी का जितना वोट है, कांग्रेस उसको अपनी ओर खींचने में कामयाब होगी। बहुत आसानी से उधर चला जाएगा। तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर मेरे ख्याल से तितरफा लड़ाई होती तो शायद कांग्रेस को ज्यादा लाभ होता। लेकिन अब तो परिस्थिति ऐसी बनी गई है कि वहां पर ये समझौता जब हो जाएगा तो दोनों के बीच में लड़ाई दो तरफा होगी। हो सकता है कांग्रेस का कुछ वोट बढ़ जाए, क्योंकि अभी 16% कांग्रेस का कुछ वोट बढ़ जाए, लेकिन सीट कितनी मिलेगी ये सोचने की बात है। क्योंकि जब ये दोनों मिलके एक जमाने में लड़ते थे तो करीब 50% के करीब वोट दोनों को मिलता था। और जब एक पक्ष को 50% वोट मिलता है तो मुश्किल होता है दूसरे पक्ष के लिए ज्यादा सीटें जीतना। एक और समझौता जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, लग रहा है कि हो ही जाएगा, वो आंध्र प्रदेश में है। तो एक तरीके से ये अपनी स्थिति हम कहें मजबूत कर रहे हैं गठबंधन में जाकर लगातार। और ये भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ करने में माहिर है। कुछ गठजोड़ों को वो शुरू में करती है, कुछ गठजोड़ वो बाद में करती है, लेकिन लगातार वो अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करती रहती है। अब आंध्र प्रदेश का उदाहरण देखिए। आंध्र प्रदेश में उसने वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस से भी बातचीत चलाई थी और साथ में चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत चल रही थी। अब ये दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों में देखा जाए तो एक सामाजिक विभाजन है। जो वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस है वो दरअसल उसमें रेड्डियों का समर्थन ज्यादा है और यहाँ पर समर्थन दूसरा है। तो जो दूसरा बड़ा ग्रुप है, आंध्र प्रदेश का ग्रुप है, उसका समर्थन है। तो ये जो फर्क है दोनों का, ये सब ठीक से उन्होंने, कांग्रेस भी रेड्डियों के समर्थन की पार्टी है, तो इसीलिए शायद उन्होंने चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम पार्टी वो कम्माओं की पार्टी हम कह सकते हैं। कम्माओं की पार्टी। कांग्रेस भी रेड्डियों के समर्थन की पार्टी है। तेलंगाना में भी कांग्रेस रेड्डियों के समर्थन की पार्टी है। तो इसलिए भाजपा ने सोचा होगा कि कम्माओं की पार्टी से अगर हम कर लेंगे समझौता तो बेहतर होगा। अब लेकिन अभी भी मैं नहीं समझता हूं कि इससे कोई
भाजपा के पक्ष में बहुत ज्यादा ग्राफ झुक गया है। इसमें देखना होगा कि क्या कांग्रेस और वाईएसआर रेड्डी के बीच में कोई किसी तरह का समझौता हो सकता है। पहले तो ये खबर भी आई थी कि कांग्रेस में और तेलुगु देशम के बीच में कोई इस तरह की समझदारी बन सकती है, लेकिन अब तो उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो और कांग्रेस ने जगन मोहन रेड्डी की जो बहन है शर्मिला रेड्डी, उनको अपनी तरफ कर लिया है। वो आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई हैं और अपने भाई की सरकार के खिलाफ बड़े उत्साह से वो मुहिम चला रही थी। तो अभी आंध्र प्रदेश की राजनीति का पूरा जो नक्शा है वो साफ नहीं हुआ है। अभी साफ होते होते थोड़ा समय लगेगा। बिहार में ये कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक ने, राष्ट्रीय जनता दल ने विशेष रूप से चिराग पासवान को 10 सीटों का ऑफर दिया है। तो क्या इस तरह के जो बदलाव होंगे चुनाव के समय उसका कुछ असर पड़ेगा? बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है? भाई, चिराग पासवान की पार्टी को अगर भाजपा 10 सीटों का ऑफर देगी तो बाकी लोगों को क्या ऑफर देगी फिर? चिराग पासवान को 10 सीटों का तो बहुत बड़ा ऑफर है। मैं तो नहीं समझता हूं कि वो 10 सीटों का ऑफर देगी। अभी तो भाई भाजपा के सबसे बड़े जो सहयोगी होंगे वो तो नीतीश कुमार होंगे ना। पहले तो भाजपा को नीतीश कुमार को संतुष्ट करना है, उसके नहीं, बाद में राष्ट्रीय फिर। जनता दल ने ऑफर दिया उनको। अच्छा, ठीक है। मैं गलत समझा, माफ कीजिए। जी। अगर राष्ट्रीय जनता दल ने उनको ऑफर दिया है तो अब तो गेंद पूरी तरीके से उनके पाले में होगी और उनको तय करना होगा कि वो किधर रहेंगे। अगर वो राष्ट्रीय जनता दल का के प्रस्ताव से इस तरफ आ जाते हैं तो एक वहां पर महागठबंधन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब इससे एक बात कम से कम तय पता लगती है कि जो बिहार में एनडीए के जो अंदरूनी संबंध हैं वो काफी गड़बड़ स्थिति में है इस वक्त। महाराष्ट्र में भी काफी गड़बड़ी है और बिहार में भी बहुत गड़बड़ी है। इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। एक तरीके से बात कही आज शिवसेना ने, उसके अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने, जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट है वहां से, कि जो मुख्य नेता है वहां पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, वो उनके साथ आकर चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर उनके साथ आकर चुनाव लड़े तो महाराष्ट्र की एक तरीके से पहचान की बात हुई। तो क्या इस तरह की जो घोषणाएं हैं वो चुनाव पर कोई प्रभाव डाल सकती हैं अगर वो नेता? महाराष्ट्र बिहार की राजनीति में इस तरह की घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अब महाराष्ट्र में क्या है, अमित शाह वहां पर गए तो अमित शाह से उम्मीद ये की जाती थी, बाकी लोगों को उम्मीद ये थी कि अमित शाह कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से उन्होंने भाजपा का एक प्रस्ताव रखा और उन लोगों से कहा कि आप इसको 100% मान लीजिए। वो प्रस्ताव अजित पवार की एनसीपी के लिए तो बहुत ही घातक था। वो ही था कि आपको 3 सीटें दी जाएंगी। आप सोचिए, अजित पवार के गुट को केवल 3 सीटें दी जाएंगी तो वहां पर जो वो चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं उन सबका क्या होगा? तो ऐसे नेता तो सोचने लगेंगे वहां से निकलकर इधर महाविकास आघाड़ी में आने के लिए, महायुति से निकलकर उधर आने के लिए। हालांकि अमित शाह ने प्रस्ताव रखा तो उसका खंडन छगन भुजबल ने उसी रात को कर भी दिया। तो वहां भी बहुत मुश्किल स्थिति है। वहां असल में है क्या कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है ताकि जब लोकसभा चुनाव आए तब वो अकेले ही लड़े या सबसे ज्यादा सीटों के साथ लड़े। वो बिहार में और महाराष्ट्र में उसका जो निकट भविष्य का सपना है वो ये है कि वो अकेले दम पर वहां अपना वर्चस्व कायम करे और ये जो गठजोड़ के साथी वगैरह जो है इनसे किसी तरीके से अपना दामन छुड़ा पाए। तो लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव की राजनीति के लिए एक प्रयोग स्थली बना हुआ है, या आप कह सकते हैं उसका एक शुरुआती रिहर्सल बना हुआ है। इसके जरिए वो वहां पहुंचना चाहती है। इसमें अभी इसके आधार पर इसमें दिक्कतें होना बहुत ही स्वाभाविक है। और जैसे मैंने सवाल में इशारा करने की कोशिश की थी कि अगर नितिन गडकरी का टिकट भारतीय जनता पार्टी काटती है तो क्या मराठा अस्मिता जैसी कोई बात भी आ सकती है वहां पर? नितिन गडकरी नहीं आएंगे छोड़कर। नितिन गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका एक गर्भनाल का रिश्ता है और भाजपा के साथ में वो असंतुष्ट तत्व के रूप में रहेंगे, लेकिन रहेंगे संघ और भाजपा के साथ ही रहेंगे। अगर उनका टिकट कटता है या और भी कोई चीज ऐसी घटना उनके साथ होती है जो उन्हें नापसंद हो तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। नहीं, ये नहीं होगा। ये चीज एकनाथ शिंदे के लोगों के साथ हो सकती है। ये चीज
अजित पवार के लोगों के साथ हो सकती है, नितिन गडकरी के साथ नहीं हो सकती। केरल में ये आज की बातचीत की मेरा आखिरी सवाल है। कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं, बड़े नेता, पहले ए के एंटनी के बेटे गए, अभी के करुणाकरण जो 4 बार के मुख्यमंत्री थे, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में गई। तो इस तरह से जो बड़े नेता हैं, उनके पुत्र-पुत्रियों को अपने साथ मिलाकर क्या भाजपा अपना पैर जमा सकती है वहाँ पे, ऐसा लग रहा है? देखिए, जहाँ पर आपके पास अपनी शक्तियाँ ना हों, वहाँ आप दल-बदल पर इसी तरीके से अपना काम आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये काम उत्तर-पूर्व में काफ़ी सफलतापूर्वक कर चुकी है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत दूसरे दलों से लेके उसने उत्तर प्रदेश में जो भाजपा ने अपना बहुत आधार विस्तृत किया है, उसमें भी बहुत दूसरे दलों से लेके अपने लोगों को उसने बढ़ाया है। बहुत से लोग भाजपा में गए, फिर बाहर निकल आए, लेकिन फिर जाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं। तो ये सब चलता रहता है वहाँ पर। तो भाजपा को दल-बदल करवाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की जो उनकी रणनीति है, उसमें कोई संकोच नहीं है। एक ज़माने में संकोच भाजपा को होता था। आज न केवल वो निसंकोच हो गई है, बल्कि ऐसे लोगों को अगर वो भाजपा के लिए फ़ायदेमंद है, तो बड़े-बड़े पद देती है, मुख्यमंत्री पद तक देती है उनको। आज की बातचीत को हम यहीं रोकते हैं, यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति पर चर्चा करेंगे। आज की बातचीत के लिए प्रोफ़ेसर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी।